नमस्कार दोस्तों। 2 जुलाई को हाथरस में जो कुछ भी घटा उसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लगातार खबरों में आपने बातें सुनी होंगी। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ और पहलू इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये घटना पहली बार नहीं घटी है, ऐसी घटनाएं भारत में घटती रही हैं। मैं उन घटनाओं के बारे में भी आपको बताऊंगा और भगदड़ से संबंधित मनोविज्ञान, इस पर क्या रिसर्च हुए हैं, भगदड़ होती क्यों है, इसके बारे में भी आज मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। लगभग 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 22 लोगों पर नया कानून जो है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 जुलाई को घटना घटी और लगभग 15 दिन के आसपास बीत गए हैं। एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद आज हम क्यों वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, उसका एक रीज़न बता दूं आपको मैं, क्योंकि लगातार इस पर बात चल रही थी और मुझे लगता है कि जिन चीज़ों पर लगातार चर्चा चल रही है उस पर मैं और क्या बात करूं। लेकिन मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर इस पर कुछ और पहलू हों वो बताइए, तो मैं आज इसके अलग ही पहलुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। जुड़े रहना लास्ट तक इस लेक्चर से, क्योंकि आज आपको ऐसी बहुत सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता थी। तो जैसा कि मैंने कहा, 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, धारा 110, धारा 128(2), धारा 223 और धारा 238 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जो व्यक्ति इस पूरे मामले को लेकर के सबसे मुख्य जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिनको लोग साकार हरि भोले के नाम से जानते हैं। पहले मैं टाइमलाइन बता दूं इस दिन क्या क्या हुआ था, फिर आप जानें। तो उत्तर प्रदेश में हाथरस नाम की एक जगह है, उससे 47 किलोमीटर दूर है सिकंदरा राव। ये एक तहसील है जिसमें जीटी रोड से सटे फुलराई मुगलगढ़ी गांव नाम की एक जगह है। इसमें ये जो भोले बाबा नाम के व्यक्ति हैं, साकार हरि जो अपने आप को बुलाते हैं, इनके प्रवचन का कार्यक्रम था। सबसे पहले देखते हैं सुबह 10 बजे क्या हुआ। पंडाल में भीड़ जुटनी शुरू हुई, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। प्रशासन से 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी। पंडाल के भीतर जो व्यवस्था देख रहे थे वो सेवादार थे। बाहर पुलिस और प्रशासन मौजूद था। दोपहर 12:30 बजे ये स्वयंभू भोले, जो संत कहलाते हैं अपने आप को, सफ़ेद सूट और टाई और जूते पहनकर पहुंचते हैं। उस वक्त भीड़ बढ़ करके 2 लाख तक पहुंच चुकी होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि 80,000 लोगों की अनुमति थी और 2 लाख लोग वहां जमा थे। वहां मौजूद हर शख्स उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था और उनका ये प्रवचन लगभग 1-1.5 घंटे चला। पंडाल से निकलकर ये व्यक्ति जो है, ये हाईवे, नेशनल हाईवे जो है 91, उसकी तरफ, एटा की तरफ जाने लगे और लोग उनके प्रणाम करने के लिए या चरण रज पाने के लिए उनकी ओर दौड़े। डिवाइडर पर भी भीड़ जमा थी और सड़क के दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। लेकिन हुआ ये कि उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, जिनको सेवादार कहा जाता है, उन्होंने ये भक्त हैं इनसे धक्का मुक्की शुरू कर दी और डंडे भी चला दिए। इससे कुछ लोग नीचे गिर गए। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का भी उपयोग किया। इससे कुल मिलाकर अफरा तफरी मची। अब दोपहर के 2 बज गए हैं और इस समय भीड़ पर इतना दबाव है कि कार्यक्रम स्थल के सामने खुले खेत की तरफ लोग दौड़ने लगते हैं। उस तरफ ढाल थी, जिससे कई सारे लोग फिसलकर गिर पड़े। भीड़ उनके ऊपर से होकर भागती रही। सैकड़ों लोग बेसुध हो गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहाँ तक बात आई है कि कुछ लोगों की पसलियाँ टूटकर उनके फेफड़ों में धंस गई। दोपहर 3 बज चुके हैं। वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के लोगों ने घायलों को आसपास के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा मऊ भिजवाया। कुछ लोगों को इलाज के लिए एटा भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद थे। अस्पताल पहुंचते वक्त कई लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो भी शांत हो गई। अब रात के 8 बज चुके हैं। 2 जुलाई की रात तक हाथरस में 89 और एटा में 27 लोग, यानी कुल 116 लोगों की मौत की सूचना थी। लेकिन अब तक ये 120 से ऊपर बढ़ चुकी है और घायलों की संख्या तो सैकड़ों में है, जिसके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा। अब इस पूरे मामले में कौन कौन जिम्मेदार दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहले तो देखना चाहिए वो प्रशासन जो वहां मौजूद था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने 80,000 लोगों की ही अनुमति दी थी, वहां 2 लाख लोगों को जुटने कैसे दिया गया? तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो इनकी भी बनती है। फिर सरकारी अस्पताल में जाइए, जहां हाल हमेशा खस्ता होता है और एक डॉक्टर की मौजूदगी ये बताती है कि वहां डॉक्टर्स की भी लापरवाही थी, जिसके कारण लोगों को मौत हुई। और तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो वो व्यक्ति है जो ऐसे आयोजन कर रहा है, आयोजनकर्ता, और उस आयोजनकर्ता का मुखिया जिसका नाम स्वयंभू साकार हरि है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी कब तय होगी? प्रशासन कब जागेगा? इनको भी जागना होगा। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करनी होगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल
मैं आपको बताने जा रहा था कि इसका मनोविज्ञान क्या है, भगदड़ मचती क्यों है, और भारत में बड़े भगदड़ों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, कब कहां क्या घटा था। पता नहीं लोग कब समझदार होंगे और सरकार कब जागरूक होगी और प्रशासन कब जागेगा और कब जाकर ऐसे मौतों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो स्विट्जरलैंड की ईटीएच ज्यूरिख में कंप्यूटेशन सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं डर्क हेल्विंग, और ये भीड़ पर रिसर्च करते रहे हैं। उनके मुताबिक अक्सर बड़े आयोजनों में हादसे की शुरुआत भीड़ में शामिल लोगों के घबराने की वजह से नहीं होती है। आमतौर पर माना जाता है कि भीड़ में मौजूद लोगों में धीरे धीरे डर, घबराहट और चिंता बढ़ने लगती है। इससे एड्रेनालिन हार्मोन जो है इसका लेवल बढ़ता है। बढ़ा हुआ एड्रेनालिन जो है ये फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन पैदा करता है। फ्लाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि भीड़ में मौजूद लोग बेतहाशा भागने, लड़ने और धक्का मुक्की करने लगते हैं, जिसके बाद लोग एक दूसरे को कुचलने भी लगते हैं। लेकिन ये धारणा सही नहीं है। असल में भगदड़ में लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति ज़्यादा फिजिकल यानी भौतिक वजहों से होती है। हाथरस में क्या हुआ था? उस दिन कार्यक्रम के दिन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। एक जगह इतनी भीड़ इकट्ठा होने से काफ़ी ज़्यादा उमस बनी हुई थी। सत्संग में ज़्यादातर महिलाएं थीं। घबराहट की स्थिति तब पैदा होती है जब लोग एक साथ संकरे और फिसलन भरे रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जब एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो हिलने डुलने में फोर्सेस का ट्रांसमिशन यानी बल का संचरण होता है। इसे आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर होता यह है कि एक धक्का पीछे से आता है और जो व्यक्ति आगे खड़ा होता है वो भी उस धक्के को आगे ट्रांसफर कर देता है। इसे ही फोर्सेस का ट्रांसमिशन कहते हैं। ये ट्रांसमिट होने वाली फोर्स लोगों को अचानक कई मीटर आगे धकेल देती है। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। इन फोर्सेस की वजह से ही भीड़ अचानक से तेजी से अलग अलग दिशाओं में गति करती है और इस बेतरतीबी को भीड़ का टर्बुलेंस कहते हैं। भीड़ के बीच के टर्बुलेंस की वजह से जब कोई एक व्यक्ति असंतुलित होकर गिर जाता है तो भीड़ में एक होल यानी ब्लॉकेज एरिया बन जाता है और एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल बगल वाले लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में जब दूसरे व्यक्ति को धक्का लगता है तो वो भी गिर जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के चलते होल यानी ब्लॉकेज बड़ा हो जाता है और भीड़ में शामिल लोग अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। तो ये तो आपने समझा कि भगदड़ के पीछे का विज्ञान क्या है। अब समझते हैं लोगों की मौत क्यों होती है। तो प्रोफेसर जी किथ स्टिल जो हैं ये सफोल्क यूनिवर्सिटी में भीड़ विज्ञान पढ़ाते हैं, मतलब मॉब साइंस जो है इनका सब्जेक्ट है, और इंग्लैंड में है ये सकोल्फ यूनिवर्सिटी। उनके अनुसार जब एक के बाद एक कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो दबे हुए लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस न ले पाने के कारण दम घुटने से मौत होती है और इसे एस्फिक्सिया कहा जाता है। ये आपको जानना चाहिए। होता यह है कि जब अनियंत्रित भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है तो उसकी शक्ति यानी फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। इतनी ताकत से जब किसी का शरीर एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो सांस लेना असंभव हो जाता है। नीचे गिरे लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है और जब भीड़ में लोग गिरते जाते हैं तो वो खड़े होने का प्रयास भी करते हैं और इस दौरान उनकी बाहें, टांगें मुड़ जाती हैं और ब्रेन तक खून ठीक से पहुंचता नहीं है। 30 सेकेंड्स के भीतर व्यक्ति बेहोश हो जाता है और लगभग 6 मिनट के भीतर एस्फिक्सिया से उसकी मौत हो जाती है। तो अभी तक तो हमने बात की कि हाथरस में उस दिन क्या हुआ था, उसकी टाइमलाइन क्या थी, क्या कार्यवाही हुई है, और साथ ही मैंने भगदड़ और मौत के साइंस यानी मनोविज्ञान और विज्ञान को बताने का भी प्रयास किया। एक छोटी टाइमलाइन और देखते हैं कि भारत में अभी हाल फिलहाल कुछ समय के भीतर ऐसे बड़े हादसे कहाँ कहाँ पर हुए और उससे हमने क्या कुछ सीखा या अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। तारीख है 3 अक्टूबर 2014, जगह है बिहार का पटना। 33 लोग मरे थे यहाँ पर में और बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की हुई थी वहाँ भी, और ऐसा हुआ था। पटना के गांधी मैदान में दशहरे के दिन रावण दहन देखने के लिए 10,000 लोग जमा थे और जहां यह हादसा हुआ था। फिर आप 13 अक्टूबर 2013 में चलिए, मध्य प्रदेश का दतिया है ये। मौतें हुई थी 115 और सकरे पुल पर अफवाह फैल जाने से लोग एक दूसरे को धकेलते हुए आगे निकल गए थे। नवरात्रि का आखिरी दिन था और हजारों लोग दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में पहुंचे थे और यहाँ भी ऐसी ही कुछ घटना घटी थी। 14 जनवरी 2011 देखिए, इडुक्की केरल की ये जगह है। 104 मौतें यहाँ पर हुई हैं और खराब जीप को धक्का लगाया गया था जहाँ लोग डर के मारे भागने लगे थे और एक दूसरे को कुचल दिया था। 4 मार्च 2010 में चलते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है ये। कुल 63 लोगों की मौत हुई थी और अंडर कंस्ट्रक्शन गेट गिरा था यहाँ पर में, जहाँ लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और लोगों ने एक दूसरे को कुचल दिया था। एक और घटना 3 अगस्त 2008 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर है ये और मौतें यहाँ हुई थी 146।
शेड गिर गया था तो लोगों को लगा था कि भूस्खलन हो गया और लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। एक घटना और लास्ट में आपको बता दूं, 30 सितंबर 2008 की घटना है, राजस्थान का जोधपुर है ये, और 224 मौतें यहाँ हुई थी। और यहाँ भी संकरे रास्ते में अफरा तफरी मच जाने के कारण मेहरानगढ़ के चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन करने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और एक दूसरे को कुचल दिया। 224 मौतें, मतलब ये कि लगातार ऐसे भगदड़ मचते रहते हैं जहां लोगों की मौत हो रही है और ना ही शासन, ना ही प्रशासन और ना ही सरकार जाग रहे हैं। तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, हम लोगों को भी, आम लोगों को भी समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी जगह में लोगों की कैपेसिटी तय होती है कि कितने लोग वहां आ सकेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा न होने देना पहला बचाव है। दूसरा बचाव ये है कि अगर कहीं लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो वहां एंट्री और एग्जिट की जगह होनी चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को संयम बरतना चाहिए। अगर इतने बड़े हादसे के बाद भी अब भी हम नहीं चेते तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी, होती रहेंगी और हम आंसू बहाने के सिवाय कुछ और नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ जाना, सुना, समझा और सीखा भी होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म से, बताते रहिए कि ऐसी ही किसी घटना के बारे में किस पहलू को आप और अच्छे से जानना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।